गांव में एक ख़ानदान था जिसके 7 बेटे थे, और जो उसकी पीकॉक वॉक थी ना, मतलब वो ऐसे चलती थी कि जैसे वो किसी जगह की महारानी है। बेटियां बुरी नहीं होती, लोगों ने बना रखा है। भाई बेटा माँ बाप का सहारा होता है, तुम लाती भी तो हो किसी की बेटी, खाना तो वही पका के देती है, ख्याल तो वही करती है। एन मुताबिक साथ मैं हूं निदा समीर। काफ़ी अरसे से हम सभी देख रहे हैं कि बोर्ड के एग्जाम्स हो तो लड़कियां लड़कों को आउट परफॉर्म कर जाती हैं। पाकिस्तान की तकरीबन हर ही फील्ड में आज हमको लड़कियां काम करती हुई नजर आती हैं। ये लड़कियां या बेटियां न सिर्फ खुद तरक्की की राह पर गामजन हैं, बल्कि अपने वालिदैन के लिए भी बाइस फ़ख्र हैं। 80 की दहाई में स्टेनोग्राफर के तौर पर प्रोफेशनल लाइफ का आगाज करने वाले मोहम्मद सफदर भी ऐसे ही एक बाप हैं जिन्होंने अपनी 4 बेटियों को भरपूर उड़ान भरने से कभी नहीं रोका। आज मोहम्मद सफदर इस बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए चलते हैं समन इकबाल के साथ उनके घर। मेरी सबसे बड़ी बेटी ने एमफिल किया मास कम्युनिकेशन में। उससे छोटी जो है उसने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है। उससे छोटी जो है उसने माइक्रोबायोलॉजी में एमफिल किया हुआ है। चौथी जो है वो डेफ एंड डम्ब थी, वो उसने ग्रेजुएशन की। बड़ी बेटी मेरी जो है ना उस्मा रबाब, वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है 17वें स्केल में, गवर्नमेंट जॉब है। तो दूसरी बेटी जो है वो हाई कोर्ट में 18वें स्केल में असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। तो तीसरी बेटी जो है वो बायोलॉजी में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, हाई स्कूल में पढ़ाती है, वो 17वें स्केल में। सबसे बड़ी बेटी जो वो पैदा हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई, दूसरी बेटी पे भी खुशी हुई, तीसरी पे भी हुई। मगर एक जो होता है आदमी के ज़हन में कि चलो बेटा हो जाता, बस है इतना ही था, ये कुछ शिद्दत नहीं थी इसमें। बहरहाल चौथी बेटी भी हुई, फिर उसके बाद अल्लाह ने बेटा भी दे दिया। खुशी हुई कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। अब इन्हें प्रोटेक्ट करने वाला चलो हो तो गया, आ गया ना। पता नहीं फितरी तौर पे या आदतन क्या, वो मैंने बेटे पे इतना सिर्फ उसकी पढ़ाई पे फोकस रखा है। मेरा ज़्यादातर फोकस जो होता था ना वो बेटियों पे था। मैंने बेटियों की तालीम में कभी कोई कोताही नहीं की। मैं इनके लिए मेहनत करता था, इन्हें लेने भी जाता था, छोड़ के भी आता था, सारे काम करता था इनके। बेटी पैदा हुई तो यही ये पराया तन है, वो चली जाएगी, ब्याही जाएगी, अपने घर चली जाएगी, और क्या अपने बच्चे होंगे, हमारे से इनका क्या होगा कुछ। बेटे को समझते कि ये हमारा वारिस है। ये अब एक मैं तो कहूँगा जरबुल मिसल पर रह गई है अभी, कि बेटियों को बोझ लोग समझते हैं। अब नहीं समझते ऐसे लोग। अब सभी लोग जो है ना बेटियों को चाहते हैं कि ये पढ़े, ये आगे बढ़े। ये पुरानी सोच है, वो ख़त्म हो गई, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। अगर कहीं फंसी हुई है तो वो भी निकल जाएगी। जिधर रहते थे ना चबुर्जी में, तो वहाँ एक एनुअल मीटिंग होती थी, वहाँ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। जो बच्चे फर्स्ट आते थे उनकी हौसला अफजाई के लिए वो करते थे, इनामात देते थे। तो एक जलसे में हमारी जो है ना बेटियाँ ये तीनों, किसी ने FA का इम्तहान दिया, किसी ने BA का दिया हुआ था, किसी ने मैट्रिक का दिया हुआ था। तो उसमें ये सारे प्राइज यही ले आई हैं। कॉलोनी सारी में ये शोर मच गया, वो सफदर की बेटियां ले गई सारे इनाम। तो वही सफदर की बेटियां, तो उस पर मुझे बड़ा आई फील प्राउड। अक्सर तो यही वालिदैन सोचते हैं कि मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया। मेरी ये ख्वाहिश है अभी तक ख्वाहिश है, मगर बेटियों ने घर से बुलंद कर दिया मेरा सर। प्राइड फील करता हूँ जब भी दोस्तों में, कहीं अजीज़ रिश्तेदारों में कोई बात होती है तो मैं कहता हूँ कि मेरी बेटियाँ काबिल है इस, कि उन्होंने खुद अपनी स्ट्रगल से कोशिश की और वो जॉब कर रही हैं, अच्छी जॉब कर रही हैं। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। एदी होम के सरबराह फैसल एदी के मुताबिक कचरा कुंडियों से मिलने वाली नौज़ायदा बच्चों की लाशों में 80% या इससे भी ज़ायद लड़कियां होती हैं। एदी होम के झूलों में डाले गए बच्चों में भी 80% तादाद लड़कियों की ही होती है। क्या ये अजीब बात नहीं कि 21वीं सदी में भी माशरे में ऐसे बहुत से घराने मौजूद हैं जहां पर बेटियों को बोझ समझा जाता है। एक ऐसा बोझ जिसे जान छुड़ाने के लिए कभी रहम मादर में ही तो कभी उनके पैदा होते ही उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। जहां बेटी की पैदाइश पर मुबारक देने वाले कई होते हैं, वहीं पर करज भरी निगाहें और हिकारत अंगेज नजरें भी ऐसी औरतों का मुकद्दर बनती हैं। इन माओं की जिंदगी का सफर दूसरों की वजह से जहनी अजियत और आंसुओं से ताबीर होता है। सिद्रा डार की रिपोर्ट। क्या हमारे मुआशरे में अब भी बेटियों की माओं को कमतर समझा जाता है? क्या उनको अब भी ऐसे सवालात का सामना करना पड़ता है जो उन्हें ये एहसास दिलाता है कि बेटा और बेटियां पैदा करना
उनके इख्तियार में है। बेटे की माँ को ज़्यादा अहमियत लोग देते, मेरे ख्याल में बेटों की माँ को ज़्यादा ख्याल करते हैं कि नहीं ये बेटे की माँ है या इसकी कदर करो या कुछ करो। मैं कहती हूँ बेटियाँ कहाँ से आती हैं? जहाँ से बेटे आते हैं। बेटियाँ बुरी नहीं होती, लोगों ने बना रखा है। पहली बेटी हुई थी तो लोगों का रद्दमल था कि चलो ठीक है। दूसरी बेटी हुई 10 साल बाद, तो बहुत लोगों ने कहा 10 साल बाद औलाद हुई, वो भी बेटी, फिर बेटी। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यार बेटी हुई है तो क्या हो गया, बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ। रसूल अल्लाह के भी तो बेटी थी, पहली बेटी थी, औलाद थी, उसी से नस्ल चली। सब यही कहते हैं कि भाभी बहुत सारी बेटियां हैं आपकी, आप कब तक करेंगी, जल्दी कर लिया करें, जल्दी कर दें शादी। लेकिन मैं और मेरे शौहर यही कहते हैं जब इनका नसीब होगा वो सब कुछ उन्हें मिले। नस्ल चलती है भाई, बेटे से तो नस्ल चलती है ना। बेटी तो बस बच्चे पैदा करने के लिए होती है, बस नस्ल तो बेटे से चलती है, इसलिए लोगों को बेटा चाहिए। और बेटा जो है वो माँ बाप का सहारा होता है। बेटियाँ छोड़ के चली जाती हैं, शादियाँ करके चली जाती हैं। भाई बेटा माँ बाप का सहारा होता है, तुम लाती भी तो हो किसी की बेटी, खाना तो वही पका के देती है, ख्याल तो वही करती है। मेरी 2 नंदे हैं जो बड़ी थी, तो एक के 5 बेटे हैं और एक बेटी है। भाभी हमारे 5 बेटे हैं, आपका एक है, और ना हम तो 5 बेटों के साथ कमा के खा लेंगे, आप तो एक बेटे के साथ कैसे खाएं। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह है मेरा। और बड़ी वाली बहन नंद के मेरे 3 बेटे थे, भाभी हमारे तो बराबर के हैं, 3 बेटे हैं 3 बेटी। मैंने कहा मैं देखती हूँ उनको बहुत अच्छी जगह पे, कॉन्फिडेंस के साथ जो भी कर रही होंगी अपने कॉन्फिडेंस से करेंगी, और इनको ये अपने माँ बाप को हमेशा अपने साथ खड़ा पाएंगी। जो भी कदम उठाएंगी उसमें हम उनका साथ देंगे। मेरी नंदे बोलती हैं कि भाभी आपने अपनी बेटियों को बहुत सर पे चढ़ाया। ये सर पे क्या चढ़ाया कि मैंने इनको खुली छूट दी है, आप पढ़ें, बस सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां देखें, बच्चों के अपने क्या होते हैं, बस यही कि पढ़े लिखे अच्छे काबिल बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां 5 की 5 पढ़ रही हैं। इधर उधर की बात सुन के मुझे बड़ा फील होता है कि यार देखो बेटा हो जाता तो इस तरह नहीं होता। यही बात मैंने अपने मियाँ से शेयर की तो उन्होंने कहा तो भाई क्या हो गया, लोगों के बहुत सारे लोगों के तो औलाद नहीं है, तुम तो लकी हो तुम्हारे औलाद है, और इतने साल के बाद दूसरा बच्चा हुआ और माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद है, तुम क्यों परेशान हो रही हो। मर्दों में भी होता होगा लेकिन औरतें ज़्यादा हैं। मर्द तो मेरे ख्याल से औरतों की बातों को सुन के करते हैं शायद। मैं कहती हूँ थोड़ा सा अपने मर्द को इंसान समझा लेना तो सारी ज़िंदगी समझ में आ जाती है उनके। और मेरे हस्बैंड अल्लाह का शुक्र है इस चीज़ में है कि बच्चे नहीं हुए थे जब भी उन्होंने मेरा साथ दिया, बेटियां हुई जब भी मेरा साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक साथ है। शाहीन सलीम और बीना शबाज की गुफ्तगू आपने सुनी। हम ज़बान से तो कहते हैं कि बेटियां रहमत हैं, लेकिन बेटियों वालों को सुकून से रहने नहीं देते। ये तजाद क्यों है, इस पर हम बात करेंगे रमा चीमा से, जिन्होंने बेटी के नाम से डिजिटल मीडिया एडवोकेसी प्रोग्राम शुरू किया है। इस तहरीक की ज़रूरत उन्हें क्यों महसूस हुई, इस पर बात करते हैं। रमा, आपको खुशामदीद कहेंगे मुताबिक में। हमें बताइए कि आपने बेटी के नाम से जो प्रोग्राम शुरू किया है इसके पीछे क्या सोच है। थैंक यू सो मच निदा फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मुताबिक पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम एक बड़े ऑडियंस से ये गुफ्तगू कर रहे हैं। बेटी मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे सब कहानियों की तरह मेरी कहानी भी इस कहानी से जुड़ी हुई थी। एक ऐसे एग्रो फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, चीचा वतनी से ताल्लुक़ रखती हूँ। वहाँ पे मुझे नहीं लगता मेरे ख़ानदान का इतना कसूर था, बट पेट्रियार्कल या पिदरशाही जो है ये ख़ानदानों में सब में ही पाया जाता है अमूमन, पाकिस्तान में भी और बहुत से रीजन्स में। तो वहाँ भी ऐसे ही वैल्यू सिस्टम को वो देखते थे, और यही मुझे लगा कि मेरी जो हैसियत है वो लड़कों से काफ़ी कमतर है।
तो वो जो था ना इतना मेरे अंदर इनग्रेन था कि उसी को समझते सोचते हुए मैं पली बड़ी। और काम करते हुए अपनी पर्सनल लाइफ में भी जो मैंने देखा, मुझे लगा कि एक ऐसी मूवमेंट या कैंपेन शुरू करनी चाहिए जो ख़वातीन को आवाज़ दे। बहुत सी बातें शायद ख़वातीन नहीं कह पाती या कहना चाहती हैं, उनको तरीका नहीं आता, तो ये एक ऐसा सोशल मीडिया एंटिटी क्रिएट किया जाए जो कि ये सब काम कर सके। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने प्रोवाइड किया ख़वातीन को, बच्चियों को, जहाँ पे वो अपनी स्टोरी शेयरिंग कर सकें, अपने मसाइल पे बात कर सकें, इसके अलावा कोई भी चीज़ फ्लैग करना चाहें वो कर सकें। और इस डिजिटल स्पेस की वजह से हमने बहुत सी अवेयरनेस क्रिएट की, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया, बहुत सी ख़वातीन और बच्चियों ने अपनी ज़िंदगी की बातें हमसे शेयर की। रमा, ये बताइए कि क्या देखा बतौर लड़की आपने अपने इर्द गिर्द बड़े होते हुए? निदा, यही मसला था कि मेरे भाई नहीं थे मतलब अगर मेरा भाई होता तो फिर खैर और मसाइल होते, मगर क्योंकि भाई नहीं था तो ये हमेशा एहसास दिलाया गया कि मुझे तभी भी याद है कि खाने के टेबल पे भी ये मुझे तजाद नज़र आता था। सबसे एंड पे बच्चियों को, और जो घर में काम करती थी ख़वातीन, माएँ हमारी या फूफो खाला, उनको तो मुझे लगता है बिल्कुल ही बाद में मिलता होगा, पर बच्चियों को एंड में खाना मिलता था, या वो खाना मिलता था जो मुझे लगता था, जो कहते हैं ना लाडली बोटी, ये मेरा एक मजाक है, मैं आमतौर पर ये टर्म यूज़ करती हूँ, वो बेटों को मिलती थी। इसके अलावा ये भी देखा गया कि जब करियर चॉइसेस, एजुकेशनल चॉइसेस थी, तो मुझे लगा कि मेरी बात को वज़न कम दिया जा रहा है। और उसमें ये भी अमूमन हमारे पे आ जाता था कि बहुत सी जैसे बातें होती थी ना कि अच्छा ख़वातीन बच्चियाँ तो इमोशनल होती हैं, तुम्हारी तो शादी कर देनी है। तो बहुत से ख्वाब, फॉर्मेटिव ईयर्स भी मुझे लगा कि मेरे जो है ना वो मुझसे छीन लिए गए हैं, मेरी जो चॉइसेस हैं मुझसे छीन ली गई हैं। तो ये भी बड़ा रश करके मैं देखती थी, हाय किसी का भाई है, पता नहीं उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। और मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मेरी माँ ने क्या सुना होगा या मेरे बाप ने क्या सुना होगा, और किस तरह उनको एक छोटे इलाके में मतलब दिस इज़ ऑब्वियसली आई वाज बोर्न इन द 80s, तो उनने क्या क्या सुना होगा, ताने किस तरह के थे। क्योंकि बहुत से लोग आते थे, वो जो गांव से औरतें आ रही थी, मेरे सर पे भी हाथ ऐसे फेरती थी जैसे मुझसे अफसोस कर रही हैं, हाय ये तेरा हले भी भाई नहीं होया। एंड आई वाज लाइक, मैं तो एकदम से पीछे हो जाती थी कि हाँ यार, मैं तो मतलब बहुत मजबूर और मासूम हूँ, और मैं खुद तो इंसान हुई ही नहीं ना, मैं तो कोई सब कैटेगरी हूँ। अच्छा, आपने बेटी बनाई तो बड़ा सराहा जा रहा है, बेटी पैदा करती तो क्या होता? एक तो निदा, सबसे पहले मुझे ताना मिलना था, इनके ख़ानदान में तो होती बेटियाँ, पक्का यकीन है मुझे। और वो मेरा ख्याल है एक वो डिस्क्लेमर भी चला जाना था कि इनके ख़ानदान में शादियाँ ना करो, इनकी तो सिर्फ बेटियाँ होती हैं। ये माइंडसेट अभी भी है ना। तो बेटी होती तो मैं तो बहुत खुश होती, बिकॉज़ मैं मतलब इनफर्टिलिटी के जर्नी से गुजरी हूँ। एक ज़रूर चीज़ है कि मुझे हकीकतन खौफ आना था बच्ची की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। और मुझे अभी भी याद है जब मेरी बच्चे नहीं होते थे तो बहुत लोग मुझे कहते थे, अच्छा अल्लाह करे अब तो तुम्हारी बेटी ही हो जाए। मतलब वो दुआ भी मुझे ऐसी मिलती होती थी कि चलो बेऔलाद तो हो, बट चलो सेकेंडरी जो तुम्हें प्राइज़ है वो बेटी का तो मिल जाए ना। रमा, क्यों हमारे माशरे में बेटे को बेटी पर फौकियत दी जाती है? ये कॉन्ट्रडिक्शन बड़ी रियलिस्टिक है। मतलब हैसियत नहीं दी जाती जिस औरत की ज़्यादा बेटियां हों। मुझे अभी भी याद है कि हम जब छोटे होते थे तो एक गांव में एक ख़ानदान था जिसके 7 बेटे थे, और जो उसकी पीकॉक वॉक थी ना, मतलब वो ऐसे चलती थी कि जैसे वो किसी जगह की महारानी है। उसको लगता था कि मतलब वो क्या कह रहे, 4 स्टार जनरल है वो, यू नो। और ये स्टेटस आपको सोसाइटी में हर जगह दिया जाता है। अक्सर मैंने ये भी सुना है कि लोग कहते हैं, अच्छा मेरा बेटा है तो मेरा ख्याल रख लेगा, ये हमें आगे जाके हमारी बुढ़ापे में देख लेगा। अब इसकी तो कोई रिसर्च नहीं है जो कि ये हमें बताए कि बेटियां ख्याल नहीं रखती, बल्कि मैंने तो ये भी देखा है कि बड़े घरों में बेटियां होती हैं वो ख्याल रखती हैं, वो ज़्यादा पेरेंट्स की केयर गिविंग करती हैं, उनकी ओल्ड एज में उनका साथ ज़्यादा देती हैं। तो कोई जनरलाइजेशन तो करनी नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है कुछ इंटरनली हमें ख़वातीन को भी क्वेश्चन करना चाहिए। वो खुद भी ये जो पिदरचाही है या पेट्रियार्की है उसको फ़रोग़ दे रही होती हैं। क्या हम ऑनेस्टली ये कह सकते हैं कि हम इसकी विश नहीं करते? और ये फिर सारा पेट्रियार्की का साइकिल ही है जो हमें करता है। अब कहीं बहुत सी जॉब्स पे भी हम बच्चियों को भेजना चाहते हैं, इसलिए नहीं भेजते क्योंकि हमें लगता है कि वो सेफ़ नहीं होंगी या वो कर नहीं सकेंगी। तो बहुत सी लिमिटेशंस तो हमने अपने दिमाग में खुद भी डाली हुई हैं। और जहाँ तक सोसाइटी का सवाल है तो वो तो जितना क्राइम हो रहा है तो वो तो और मज़ीद डर रहे हैं ना कि बच्चियों को क्या करने देना चाहिए और क्या नहीं करने देना चाहिए। अभी भी मैं 100% समझती हूँ कि जब कोई इलाज करा रहा होता है बेऔलादी में तो उनकी ख्वाहिश यही होती है कि उनके यहाँ बेटा हो। हालांकि बांझपन होगा, ये भी होगा कि बेऔलादी होगी, बट फिर भी उनकी ख्वाहिश होगी कि मुझे बेटा दे पर बेटी ना दे।
रमा, भी आपने इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स की बात की कि लोग जाकर फरमाइश करते हैं कि बेटा हो। क्या अबॉर्शंस में भी यही ट्रेंड नज़र आता है कि ये पता चलने पर कि लड़की है अक्सर हमल ज़ाया करा दिया जाता है? देखिए निदा, आज किस स्टेटिस्टिक का मुझे नहीं पता, बट मैंने एक छोटी सी फिल्म बनाई थी और बिल्किस सीदी ने एक दफ़ा अपने बहुत से इंटरव्यूज़ में बल्कि ये कहा हुआ है कि उस झूले में अमूमन बच्चियां ही मिलती हैं। वो कहते हैं ना कि बास्टर्ड चाइल्ड अगर बेटा हो वो फैमिली को फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी को आगे दे देते हैं, दूर दराज की अपनी फैमिली में उसको कहते हैं कि आप रख लें, आप इसको गोद ले लें। मगर बच्ची जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्ट करते। और ये झूले में सिर्फ वो बच्चे नहीं होते जो नाजायज़ औलाद होती है, वो बच्चे भी जो होते हैं गुर्बत से तंग आके किसी ने अपनी बेटी उधर रख दी। इसके अलावा फेमिसाइड की जब बात करते हैं हम, माँ के पेट में ही जब ये कई दफ़ा कपल्स को पता लगता है कि बेटी पैदा हो रही है तो वो अबॉर्ट करवा लेते हैं। बहुत से अच्छे डॉक्टर्स या अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, उन्हें तो इस पे बैन भी लगा दिया कि हम नहीं बताएंगे स्कैन में कि जेंडर क्या है, मगर फिर भी ये परसिस्ट करता है। और इतना खौफ तारी होता है जब दूसरी या तीसरी बच्ची की पैदाइश हो रही होती है और वो जब स्कैन के लिए जाती है कि अच्छा ठीक है मेरी फिर बेटी हो रही है, आपको ना विजिबली उसकी शक्ल और उसकी बॉडी की लैंग्वेज में नज़र आ रहा होता है कि कितनी डिप्रेस्ड है, उसने क्या क्या ताने सुनने हैं। अच्छा, अमेजिंगली ये भी मैंने औरतों से सुना है थ्रू द एडवोकेसी ग्रुप एंड माय एक्सपीरियंस कि प्रेगनेंसी में खाने पे भी डिफरेंस आ जाता है। कि अगर उनको ये पता लगे कि वो प्रेग्नेंट है बेटे के लिए, तो उसको बड़े मज़े मज़े के खाने मिल रहे होते हैं कि अच्छा तुम्हें यखनी भी दे रहे हैं, हलवा भी दे रहे हैं, ये भी ख्याल रख रहे हैं तुम्हारी न्यूट्रिशन पूरी हो। बट जब ये पता है कि बेटी है पेट में, तो फिर खाने का भी वो जो है ना बिल्कुल लीन और ट्रिम हो जाता है कि ठीक है बस पैदा हो रही है, जैसे भी पैदा हो रही है कर लो। कई ख़वातीन मोर के पर खाती हैं कि अब बेटा पैदा हो जाएगा। फिर मैंने ये भी सुना हुआ है कि मतलब वज़ाइफ भी करती हैं, फिर मन्नतें भी मांगती हैं, फिर क्या उसे कहते हैं, एक जो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने अक्सर ये भी देखा है कि फैमिली में ख़ानदान जो हैं वो बुशरा नाम रखते हैं कि बुशरा रखेंगे तो अगला बेटा होगा। एक औरत है जो कि पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, वो मेरे पास आई तो उन्होंने ये कहा कि बाजी मैं पहली पैदा हुई थी तो मेरा नाम हसीना रखा बिकॉज़ फूफो मेरी बड़ी खुश थी कि हाँ ये बेटी पैदा हुई है। उसके बाद जो फिर बेटी पैदा होगी उसका नाम उन्होंने रज्जा रख दिया कि हम रज गए, अब और नहीं चाहिए, अल्लाह मियाँ अल्लाह माफ़ करे। जब मैं कह रही हूँ मुझे खुद खौफ आ रहा है कि कैसी कॉन्वर्सेशन है। उसके बाद जो बेटी पैदा हुई उन्होंने कहा कि अल्लाह माफ़ी, कि या अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे। और ये सारी जो नाम थे इसका यही था कि अब और बेटी ना हो। और उसके बाद जो बेटी हुई उसका नाम उन्हें अस्तगफिरुल्लाह रखा। और उसके बाद 2 और नाम थे जो अब मुझे याद नहीं आ रहे, बट फिर इवेंचुअली 6 के बाद बेटा हो गया। बट वो हंसते हंसते ये बता रही थी, और वो हंसते हंसते इसलिए बता रही थी क्योंकि उसको भी यही यकीन था कि हाँ ये करना पड़ा तो बेटा हुआ, और वाकई हमारी कोई हैसियत नहीं थी तो अच्छा किया उन्होंने हमारे ये नाम रख दिए, शायद इसकी वजह से हमारा भाई तो हो गया। अच्छा, क्या मुस्तकबिल देखती हैं आप पाकिस्तान में लड़कियों के लिए? निदा, मैं बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहूँगी, बिकॉज़ मुझे लगता है कि हम जब पीछे देखते रहते हैं कि माशरे में बिगाड़ क्या है तो उसमें हल देना भी बहुत ज़रूरी है। आई वॉन्ट टू से कि चेंज आ रहा है, लॉज आए हैं इस हुकूमत के तहत भी जो मुझे लगता है कि प्रोटेक्शन, जैसे कि एंटी रेप एक्ट है, और बहुत से ऐसे कानून साजी हुई है जो कि सेफ्टी की तरफ देख रही है। मगर अभी भी जो इंक्लूजन जब तक नहीं होगी ना, इकोनॉमिक या सोशल, पूरी तरह से, ये नहीं कि मतलब सरफेस सारे कह रहे हैं कि हाँ जी हम अपने इदारे में इंक्लूजन और डाइवर्सिटी देखना चाहते हैं, मगर बोर्ड पे सिर्फ एक वो जो डाइवर्सिटी हायरिंग नज़र आती हो, ये इंक्लूजन नहीं होती। अभी भी मुझे लगता है कि हमें बहुत सा काम करना है। हाउएवर द इंस्पायरिंग स्टोरीज स्टिल कम आउट ऑफ ऑल ओवर पाकिस्तान। और मुझे एक बड़ी प्यारी बात लगती है कि जो हमारी से अगली जनरेशन है ना, उनको अपनी आवाज़ इस्तेमाल करने का तरीका आ गया। अब वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, अपने काम के ज़रिए हो, वो जो भी तरीका अपनाती हैं, उनको एक तो एक अवेयरनेस हमसे ज़्यादा है और उनको ये पता है कि हमने अपनी चॉइसेस या अपनी ख्वाहिशात तक कैसे पहुंचना है। तो क्या हम कह सकते हैं कि बेटियों के लिए रास्ता खुद बेटियां ही बना रही हैं? हम ये कह सकते हैं कि बेटियां भी बना रही हैं और बेटे भी बना रहे हैं, बिकॉज़ हकीकत तल्ख ये भी है कई दफ़ा औरत ही औरत की बिल्कुल मसाइल पैदा कर भी देती है। सो ये मेरा ख्याल है एक हमें ये जो अगर काविश है या अगर हम मैसेज भी दे रहे हैं तो हमें ये भी दिमाग में रखना है कि बहुत जगह मेरे और आपकी ज़िंदगी में भी मर्दों ने भी बहुत हेल्प किया ना, हमारे बाप भाई जो भी हमारी ज़िंदगी में थे, मेरा तो खैर भाई नहीं था,
बट जो भी हमारी ज़िंदगी में थे, हमारे सपोर्टिंग मैकेनिज्म तो थे। बहुत शुक्रिया रमा हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच निदा। रमा ने जो हकीकत बयान की हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। हम सबकी ख्वाहिश है कि ऐसा पाकिस्तान जहां इन्फेंटिसाइड ना हो, जहां बेटी पैदा करने वाली माँ को भी वही अहमियत मिले जो बेटा पैदा करने वाली माँ को मिलती है, जहां लाड से बोटी सिर्फ बेटे ही नहीं बेटी की प्लेट में भी जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय और अपनी कहानियां हमसे शेयर करें। किन दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू होनी चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।